ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अगर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखें तो इसमें दो चीजें हैं, ऑप्टिकल यानी लाइट एंड आइसोमेरिज्म। मान लीजिए हमारे पास तीन कंपाउंड हैं, ए, बी और सी। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, लेकिन इनका लाइट के लिए बिहेवियर डिफरेंट है। कंपाउंड ए से अगर लाइट पास किया जाए तो ये लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता। अगर कंपाउंड बी से लाइट को पास किया जाए तो ये लाइट को राइट हैंड डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। अगर कंपाउंड सी से लाइट को पास किया जाए तो ये लाइट को लेफ्ट हैंड राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। तो ए बी सी जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, लेकिन लाइट के लिए बिहेवियर डिफरेंट है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। यहां पर जो हम लाइट लेते हैं ये नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट नहीं होती, बल्कि ये प्लेन पोलराइज लाइट होती है। अगर हम इसकी डिफिनेशन लिखें तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफरेंट स्टीरियोकेमिकल फार्मूला एंड डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर। अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर में देखें तो इनमें कुछ पॉइंट्स हैं जो सेम होंगे, कुछ पॉइंट हैं जो डिफरेंट होंगे। जैसे ए बी सी में इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है, लेकिन इनका स्टीरियोकेमिकल फार्मूला डिफरेंट है। स्टीरियोकेमिकल फार्मूला डिफरेंट होने का मतलब यह है कि इनका स्पेस में एटम्स या ग्रुप्स का अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो है ये डिफरेंट होगी। इनका प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए बिहेवियर डिफरेंट होगा। इनकी मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, एक्सेप्ट देयर रेट ऑफ रिएक्शन विद कायरल रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन इन कायरल सॉल्वेंट। अगर हम नॉर्मल लाइट को देखें तो नॉर्मल लाइट या नॉर्मल मोनोक्रोमैटिक लाइट, नॉर्मल मोनोक्रोमैटिक लाइट का सोर्स हमने लिया, तो मोनोक्रोमैटिक लाइट के सभी वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होंगे और इस तरह से जो लाइट मिलती है उसको हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। अगर अनपोलराइज्ड लाइट को एक स्पेशल डिवाइस से निकोल प्रिज्म से पास किया जाए तो निकोल प्रिज्म से पास करने पर जो अनपोलराइज्ड लाइट है ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक सैंपल से पास किया जाए, इसमें यहाँ पे कोई भी एक सैंपल हो सकता है, यहाँ पर पोलराइड ट्यूब में एक सैंपल रखा हुआ है, कोई भी ये सैंपल हो सकता है। अगर ये सैंपल लाइट को राइट हैंड डायरेक्शन में रोटेट करता है तो हम कहेंगे कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। या हो सकता है कि इस सैंपल ने लाइट को लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में रोटेट किया हो तो हम इसको कहेंगे ये लीवो रोटेटरी है। अगर सैंपल लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो हम कहेंगे सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव है। एक दूसरी कंडीशन हो सकती है कि जो सैंपल हमने लिया है वो लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट ना करे। अगर सैंपल लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट नहीं करता तो यहां पे तीन चीजें हो सकती हैं। हो सकता है जो सैंपल हमने लिया है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही शो ना करे, हो सकता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो शो कर रहा हो लेकिन जो ऑप्टिकल आइसोमर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर हो, और ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर कहलाता है मीजो। एक तीसरी कंडीशन भी हो सकती है, ये हो सकता है कि जो हमने सैंपल लिया है वो रेसिमिक मिक्सचर हो, यानी उसमें इक्वल अमाउंट में डी और एल हों, और अगर इक्वल अमाउंट में डी और एल हैं तो ऐसा जो सॉल्यूशन होगा रेसिमिक मिक्सचर होगा। हो सकता है कि हमारे सैंपल में जितना एक कंपोनेंट ने लाइट को राइट हैंड डायरेक्शन में रोटेट किया हो उतना ही दूसरे कंपोनेंट में लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में रोटेट किया हो। ये इंस्ट्रूमेंट जिससे हम किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी या इनएक्टिविटी देखते हैं इसको हम कहते हैं पोलैरीमीटर। ये डिवाइस है पोलैरीमीटर। यहां पे पोलैरीमीटर डिवाइस का डायग्राम बना हुआ है। अगर हम नॉर्मल लाइट देखें अनपोलराइज तो इसके वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होंगे। अनपोलराइज लाइट को अगर पोलराइजर से पास किया जाए, जनरली पोलराइजर टूरमैलाइन क्रिस्टल्स के बने होते हैं
और इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि ये केवल उन्हीं वाइब्रेशन को पास होने देते हैं जिसके वाइब्रेशन इसके साथ पैरेलल होते हैं, बाकी को या तो ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं या उनको फिल्टर्ड ऑफ कर देते हैं। अब जब प्लेन पोलराइज लाइट को हम पोलरिमीटर ट्यूब से पास करते हैं, पोलरिमीटर ट्यूब में हमने वो सैंपल रखा है जो हो सकता है कि ऑप्टिकली एक्टिव हो। अब अगर ये सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये लाइट को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। जब लाइट को रोटेट कर देगा तो यहां पर एनालाइजर पे हमें लाइट दिखना बंद हो जाएगी। पहले एक चमकीली लाइन दिखती रहेगी, अगर सैंपल लाइट को रोटेट नहीं कर रहा तो ये चमकीली लाइन हमें यहां पर एनालाइजर पर ऑब्जर्व होगी। अगर सैंपल ने लाइट को रोटेट कर दिया तो ये लाइट दिखना बंद हो जाएगी। अब इस लाइट को अगेन देखने के लिए हमें एनालाइजर की या ऑब्जर्वर की नॉब को रोटेट करना पड़ेगा। हमें उतना ही नॉब को रोटेट करना पड़ेगा जितना सैंपल ने लाइट को रोटेट किया है। अब अगर हम एनालाइजर को राइट हैंड डायरेक्शन रोटेट कर रहे हैं तो हम कहेंगे सैंपल जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अगर हम एनालाइजर को लेफ्ट हैंड डायरेक्शन रोटेट कर रहे हैं तो हम कहेंगे सैंपल लेवो रोटेटरी है। तो मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकली ये देखना है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो हमें पोलरिमीटर एक्सपेरिमेंट करना होगा। मार्केट जाएं, एक सैंपल खरीद के लाएं, पोलरिमीटर खरीदें और फिर ये चेक करें कि लाइट को रोटेट करता है या नहीं। अगर ये कंपाउंड लाइट को रोटेट कर रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर लाइट को रोटेट नहीं कर रहा है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन ये एक प्रैक्टिकल मेथड है। अगर हमें डेली लाइफ में ये देखना है, अगर हमें केवल कंपाउंड का स्ट्रक्चर देख करके ये फाइंड करना है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो हमें एक चीज देखनी होगी, मॉलिक्यूल की कायरलिटी। किसी भी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल कायरल होना चाहिए। कायरलिटी इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। कायरलिटी इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसका मतलब यह है कि अगर हमने मॉलिक्यूल में कायरलिटी देख ली तो और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में सफिशिएंट है किसी भी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए। हमें और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सीधा सा मतलब अगर हमें किसी कंपाउंड की ऑप्टिकल एक्टिविटी देखनी है तो हम उसमें ये देख लेते हैं उसकी कायरलिटी की, मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा, सर ये कैसे पता करें कि मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं। तो कायरलिटी देखने के लिए आपको ये देखना है, अगर कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी मिरर इमेज उस पर नॉन सुपर इंपोजेबल है, इसका मतलब है कि यह मॉलिक्यूल कायरल है। अब ये कैसे पता करें, क्या हर बार हमें ये देखना है कि इस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल है या नॉन सुपर इंपोजेबल? इसके लिए उसकी मिरर इमेज बनाएं और फिर ओवरलैप करके चेक करें? नहीं, हमें हर बार ये करने की जरूरत नहीं है। हर बार हमें ये चेक करने की जरूरत नहीं कि मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल है या नॉन सुपर इंपोजेबल। हम केवल एक चीज देख लेते हैं कि उसमें सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होने चाहिए। अगर किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, यह बात पक्का है कि वो मॉलिक्यूल कायरल होगा। चलिए यहां पे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। कुछ जैसे अगर H2O मॉलिक्यूल की बात करें, H2O मॉलिक्यूल की मिरर इमेज अगर देखें तो वो जस्ट ऐसी बनेगी। अब इसकी मिरर इमेज इस पर पूरी तरह से सुपर इंपोजेबल है, इसका मतलब H2O मॉलिक्यूल कायरल है, अकायरल है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, कार्बन, 2 हाइड्रोजन लगे हैं, एक Br और Cl। अगर इसकी मिरर इमेज बनाएं तो इसकी मिरर इमेज बनाकर अगर हम देखें, डायरेक्ट देखने पर हमें लगता है कि शायद ये इसके ऊपर पूरी तरह से सुपर इंपोजेबल नहीं है। लेकिन अगर हम मॉलिक्यूल को रोटेट करके देखें तो ये जस्ट एक दूसरे पर सुपर इंपोजेबल है, और जो मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इंपोजेबल है मतलब वो मॉलिक्यूल अकायरल है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर कार्बन से H, Br, Cl और F अटैच्ड है, अब अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाएं और इसकी मिरर इमेज को किसी भी तरीके से रोटेट करें तो ये कभी भी ओरिजिनल मॉलिक्यूल A पर पूरी तरह सुपर इंपोजेबल नहीं होगा, कभी भी पूरी तरह से इसको पूरी तरह से ओवरलैप नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कि ये एटम, ये मॉलिक्यूल कायरल है। देखिए यहां पे दो बातें हैं। कोई भी मॉलिक्यूल है, एक बात तो पक्की है कि उसका मिरर इमेज बनेगा। बात सिर्फ इतनी है कि हमें यह देखना है
कि इस मॉलिक्यूल की जो मिरर इमेज बनी है वो सुपर इंपोजेबल है या नहीं। अगर कोई मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज एक दूसरे पर सुपर इंपोजेबल नहीं है तो यह बात पक्की है कि वो मॉलिक्यूल कायरल है। मतलब अगर हमें कायरलिटी देखनी है तो एक चीज देख लें कि उस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल है या नॉन सुपर इंपोजेबल। अगर मॉलिक्यूल और उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल है देन मॉलिक्यूल इज कायरल। फिर हमने कहा था कि हर बार ये चेक करना पॉसिबल नहीं है कि हम उसकी मिरर इमेज बनाएं, और इसके लिए हमने कहा कि हम कायरलिटी देख लेते हैं, और कायरलिटी देखने के लिए हम ये देख लेते हैं कि इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, क्योंकि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है देन मॉलिक्यूल इज कायरल। देखिए हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एक ऐसा प्लेन है जो किसी भी मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। इस तरह से इक्वल पार्ट में डिवाइड करे कि एक पार्ट दूसरे पार्ट का जस्ट मिरर इमेज हो। अगर हम इसकी डिफिनेशन देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज मिरर प्लेन दैट डिवाइड मॉलिक्यूल इनटू टू इक्वल हाफ इन सच अ वे दैट वन पार्ट इज मिरर इमेज ऑफ इधर। प्लेन ऑफ सिमेट्री इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा प्लेन, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर क्यूब में हमें देखना हो कि क्यूब में प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने हैं, तो टोटल क्यूब में 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। ये यहां पे इस इमेज से क्लियर हो रहा है कि अगर यहां पे देखें तो ये दो इक्वल पार्ट में अपर हाफ और लोअर हाफ इक्वल है, तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है, दूसरा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तीसरा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 और 9, तो क्यूब में टोटल 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। ठीक इस तरह अगर प्रिज्म में देखें तो प्रिज्म में भी टोटल 4 प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। एक तो यहां से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक बार यहां से कट करने पर, एक बार अगर यहां से कट किया जाए और एक बार यहां से कट करने पर, तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री 4 होंगे। अगर बेंजीन मॉलिक्यूल में देखें तो बेंजीन मॉलिक्यूल में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये है, दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री, तीसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सेवंथ नहीं होगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। प्लस अगर बेंजीन मॉलिक्यूल को देखें तो ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, और प्लेनर मॉलिक्यूल में एसेंशियली एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होगा ही। अगर मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूलर प्लेन से कट कर दिया जाए तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो टोटल 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे। यहां पर अब एक बात ध्यान रखने की है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल प्लेनर है तो एक बात पक्की है कि उसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो एसेंशियली है। मतलब कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल कभी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो हमेशा होगा ही होगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन की बात करें तो इसमें एक तो ये प्लेन है, जैसे अगर 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन देखें तो इसमें एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो मॉलिक्यूल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दूसरा एक ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है जो मॉलिक्यूल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और एक अगर इस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर प्लेन से कट कर दिया जाए तो इसमें 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। सिमिलरली अगर हम यहां पर देखें तो अगर इस मॉलिक्यूल को यहां से कट कर दिया जाए तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये हुआ, दूसरा ये मॉलिक्यूल इटसेल्फ प्लेनर भी है, और प्लेनर मॉलिक्यूल एसेंशियली है प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसके मॉलिक्यूलर प्लेन से कट किया जा सकता है, तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री टोटल 2 हो जाएंगे। अगर वाटर मॉलिक्यूल में देखें तो यहां से कट करने पर एक इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल को भी अगर तीनों एटम से कट कर दिया जाए जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक ही प्लेन में है, तो उससे कट करने पर भी ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो यहां से कट करने पर ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उसके अलावा ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, तो अगर मॉलिक्यूलर के प्लेन में कट करने पर कट किया जाए तो भी ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, इसमें भी 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्म देखा जाए तो इसको अगर हम यहां से कट करें तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इसकी मॉलिक्यूलर प्लेन से कट कर दिया जाए तो मॉलिक्यूलर प्लेन से कट करने पर ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। स्लाइस तो इसमें एक स्लाइस प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम CH4 मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी।
अगर एक बार इस हाइड्रोजन कार्बन और इस हाइड्रोजन को लेकर कट किया जाए तो ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन और ये दो बिलो द प्लेन, इस तरह से कट करने पर, डिफरेंट डायरेक्शन से कट करने पर CH4 मॉलिक्यूल में टोटल 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगर हम ले जिसमें 3 एटम्स तो आइडेंटिकल हैं हाइड्रोजन, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री 3 होगी। अगर क्लोरीन कार्बन हाइड्रोजन को लेकर के एक बार कट कर दिया जाए तो क्लोरीन कार्बन हाइड्रोजन को लेकर कट करने पर एक बार प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरी बार क्लोरीन हाइड्रो ये वाला हाइड्रोजन ले लिया जाए, तीसरी बार ये क्लोरीन क्लोरीन कार्बन और हाइड्रोजन, तो 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो तो इस मॉलिक्यूल में भी 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कब? एक बार जब क्लोरीन कार्बन और इस क्लोरीन को लेकर कट किया जाए, दूसरी बार जब हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन को लेकर कट किया जाए तो इस मॉलिक्यूल में 2 प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर कार्बन है, इससे एक हाइड्रोजन लगा है, एक Br लगा है और 2 Cl लगे हैं, अगर हम इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखें तो इस मॉलिक्यूल में केवल एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, केवल जब क्लोरीन क्लोरीन और कार्बन को लेकर कट किया जाए तब इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन अगर हाइड्रोजन कार्बन और ब्रोमीन को लेकर कट किया जाए तो अब इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ऊपर भी क्लोरीन है और यहां पर भी क्लोरीन है। अगर कार्बन से जुड़े हुए चारों एटम डिफरेंट है, FCl Bri, तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, इसको कभी भी हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर पाएंगे और ऐसा मॉलिक्यूल कायरल होगा। अब यहां पे हमें एक बात देखनी है, कायरल मॉलिक्यूल होना अलग बात है, कायरल कार्बन होना अलग बात है। कायरल कार्बन कोई ऐसा कार्बन एटम जिससे लगे हुए चारों ग्रुप डिफरेंट हो। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट है तो ऐसे एटम को हम कायरल कार्बन कहते हैं। और कायरल मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी मिरर इमेज उस पे नॉन सुपर इंपोजेबल हो। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसमें एक कायरल कार्बन है वो पक्का कायरल मॉलिक्यूल होगा। लेकिन अगर हमें किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल कार्बन मिलते हैं तो अब उस मॉलिक्यूल की कायरलिटी को चेक करने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना पड़ेगा। अगर कोई कंपाउंड सिमेट्रिकल है और उसमें कायरल कार्बन है तो उसके दोनों अरेंजमेंट लिखे जा सकते हैं, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। अगर कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ऐसा कंपाउंड मीजो कहलाएगा, और अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मॉलिक्यूल कायरल है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर कोई मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है और उसमें कायरल कार्बन है तब उसका कोई भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं लिखा जा सकता जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो। अब आप सोच रहे होंगे हमें कैसे पता चलेगा कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या नहीं। किसी मॉलिक्यूल को देखकर हम पता लगा सकते हैं ये सिमेट्रिकल है या नहीं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो ऊपर से COOH OH OH और COOH, ऊपर से नीचे जाएं या नीचे से ऊपर जाएं, सेम डिस्टेंस पर अगर हमें सेम टाइप ऑफ एनवायरनमेंट सेम टाइप ऑफ ग्रुप्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का अगर हमें नॉमेनक्लेचर लिखना है विदाउट स्टीरियो डिस्क्रिप्टर तो चाहे लेफ्ट से लिखें या राइट से लिखें, टॉप से लिखें या बॉटम से लिखें, उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर सेम आएगा। जैसे फर्स्ट मॉलिक्यूल को अगर हम देखें तो ऊपर से हमें COOH मिला, नीचे से भी COOH मिला, फिर थोड़ा सा आगे गए तो OH मिला, नीचे से भी ऊपर जाने पर OH मिला, मतलब ऐसा मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। अब अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो इसके दोनों अरेंजमेंट लिखे जा सकते हैं। एक अरेंजमेंट ऐसा हो सकता है जिसमें दोनों OH सेम डायरेक्शन में होंगे, और अगर दोनों OH सेम डायरेक्शन में है तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसका एक अरेंजमेंट और लिखा जा सकता है जिसमें दोनों OH ग्रुप एक डिफरेंट पोजीशन पे है, डिफरेंट डायरेक्शन में है, और अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी ये वाला जो अरेंजमेंट है वो कायरल है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है, क्योंकि इसका टॉप से और बॉटम से अगर देखें तो टॉप से ऊपर नीचे जाने पर और बॉटम से ऊपर जाने पर इन्वायरमेंट डिफरेंट है। ऊपर से हमें CHO मिलता है, नीचे से CH2OH मिलता है, मतलब ये दोनों डिफरेंट है। और अगर
ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है तो इसका कोई भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं लिखा जा सकता जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। जैसे अगर दोनों OH राइट हैंड डायरेक्शन में है तो ये मॉलिक्यूल कायरल है और इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो नॉन सुपर इंपोजिबल होगी। इसका हम एक अरेंजमेंट और लिख सकते हैं, जब दोनों OH ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में हो और अगर दोनों OH ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है तब भी ये मॉलिक्यूल कायरल है, क्योंकि इसकी भी मिरर इमेज इसके ऊपर नॉन सुपर इंपोजिबल। नेक्स्ट अगर मॉलिक्यूल देखें, नेक्स्ट अगर मॉलिक्यूल देखें 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन के दो अरेंजमेंट लिखे जा सकते हैं, एक सिस अरेंजमेंट और दूसरा ट्रांस अरेंजमेंट। सिस अरेंजमेंट जिसमें दोनों CH3 ग्रुप सेम डायरेक्शन में है और ट्रांस अरेंजमेंट जिसमें दोनों CH3 ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर सिस देखें तो सिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है मतलब मॉलिक्यूल अकायरल है। लेकिन अगर ट्रांस अरेंजमेंट की बात करें तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कभी भी इसको दो इक्वल पार्ट में कहीं से भी कट करें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कायरल होगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगर देखें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, इसमें अगर यहां से कट करें, इसमें सभी CH3 एक दूसरे के साथ सिस पोजीशन पे है और अगर इसको यहां से कट करें तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये भी मॉलिक्यूल अकायरल होगा। अगर हम नेक्स्ट अरेंजमेंट की देखें तो इसमें ये ट्रांस अरेंजमेंट में है एक दूसरे के साथ और अगर इसको भी कट कर दिया जाए तो ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अगर इसका सिस फॉर्म देखें तो सिस फॉर्म को अगर हम यहां से डिवाइड करें तो यहां से डिवाइड करने पर ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, इस तरह से डिवाइड होगा कि एक पार्ट दूसरे पार्ट का जस्ट मिरर इमेज है, तो इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है मतलब ये मॉलिक्यूल, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है मतलब ये मॉलिक्यूल अकायरल होगा। लेकिन अगर हम इसी का ट्रांस अरेंजमेंट देखें तो ट्रांस अरेंजमेंट में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ट्रांस अरेंजमेंट जो है ये कायरल होगा। अगर यही 1,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन होता, अगर हम इसको देखें तो ये अरेंजमेंट ये ट्रांस अरेंजमेंट है और ये वाला अरेंजमेंट देखा जाए तो ये सिस अरेंजमेंट है। इसके सिस अरेंजमेंट में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ट्रांस अरेंजमेंट में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसका सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल अगर देखें, अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। अगर हम इसको BR H, इस BR और H को लेकर के एक प्लेन कट करें तो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहां से कट करें जिसमें ये MEH और ME को लेके कट करें, तो अगर इस तरह से कट किया जाए तो इस तरह से कट करने पर ये दो मॉलिक्यूल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर भी BR है और इधर भी BR है, तो ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। देखिए अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें तो हमें देखने पर एक बार लग सकता है, हो सकता है कि आपको लगे कि सर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां है, लेकिन यहां पे ये जो CH3 और H हैं, जब हम इसको कट करते हैं तो CH3 और H ये पूरे कट जाते हैं, ये Cl और H भी पूरी तरह से कट जाते हैं, तो इस मॉलिक्यूल में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर हम ब्यूटेन के कन्फॉर्मर्स की बात करें तो एक कन्फॉर्मल है फुली इक्लिप्स्ड। अगर इसमें देखा जाए कि ये पर्टिकुलर कन्फर्मेशन में, इस पर्टिकुलर कन्फर्मेशन में ब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं, तो इसमें ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट बैक वाले पार्ट का जस्ट मिरर इमेज है। लेकिन अगर हम गॉच फॉर्म की बात करें तो गॉच फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि गॉच फॉर्म में ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है ना ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, किसी भी तरीके से हम दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर पार्सली इक्लिप्स फॉर्म को देखा जाए तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, पार्सली इक्लिप्स फॉर्म भी ऑप्टिकली एक्टिव होगी, ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसमें
POS absent है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री absent है। नेक्स्ट अगर स्टेगर्ड फॉर्म को देखें तो स्टेगर्ड फॉर्म में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर हम इस मॉलिक्यूल को यहां से कट करें तो यहां से कट करने पर ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अगर हम साइक्लोहेक्सेन के डिफरेंट कन्फॉर्मेशंस की बात करें तो चेयर फॉर्म में अगर हम देखें और चेयर फॉर्म को हम यहां से इस कार्बन और इस कार्बन से लेकर कट करें तो यहां पे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि इस कार्बन के पैरेलल यहां पे ये कार्बन है, इस कार्बन के जस्ट ये कार्बन, तो सभी कार्बन और हाइड्रोजन यहां से कट करने पर इस तरह से मॉलिक्यूल डिवाइड होगा कि एक पार्ट दूसरे पार्ट का जस्ट मिरर इमेज है। तो चेयर फॉर्म में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, चेयर फॉर्म में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो चेयर फॉर्म भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर हम बोट फॉर्म की बात करें तो बोट फॉर्म में दो प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। अगर ये इस कार्बन से लेके यहां से कट कर दिया जाए तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें इस कार्बन के फ्रंट पे ये वाला कार्बन, इस कार्बन के फ्रंट में ये वाला कार्बन। सिमिलरली अगर इसको यहां से कट किया जाए तो भी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर बोट फॉर्म में देखें तो बोट फॉर्म में दो प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। अगर हाफ चेयर में देखें, हाफ चेयर में हम इस कार्बन और इस कार्बन को लेकर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो इस कार्बन के फ्रंट में इस कार्बन के फ्रंट में ये कार्बन, तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और अगर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर हम ट्विस्ट बोट को देखें तो ट्विस्ट बोट को हम कहीं से भी अगर दो पार्ट में डिवाइड करें तो कभी भी वो इस तरह से डिवाइड नहीं होगा कि एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज हो, और इसलिए ट्विस्ट बोट फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। और ध्यान रखिएगा साइक्लोहेक्सेन का ट्विस्ट बोट फॉर्म कायरल है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो इसका सिस फॉर्म है, सिस फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ट्रांसफॉर्म में अगर देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर 1,3 डाइमिथाइल की बात करें तो इसके भी सिस फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ट्रांसफॉर्म में देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लेकिन 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की जब हम बात करते हैं तो ये इसका सिस फॉर्म है, और सिस फॉर्म में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और इसके ट्रांसफॉर्म में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो इसका सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो यहां पे अगर हम सिस फॉर्म देखें और ट्रांसफॉर्म देखें, अगर हम इसको यहां से कट करते हैं तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, यहां से डिवाइड कट करने पर ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम इस मॉलिक्यूल को यहां से कट करें तो अब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और अगर अब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर इस मॉलिक्यूल को हम देखें तो यहां से कट करने पर भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, और यहां से भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि एक CH3 ऊपर आ रहा है और एक CH3 नीचे आ रहा है। तो इसके ट्रांसफॉर्म में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, मतलब इसका ट्रांसफॉर्म जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सो इस लेक्चर में हमने कुछ वो मॉलिक्यूल देखे जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कंटिन्यू करेंगे।